बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में लीज क्लासिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद अब हम आ रहे हैं अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं किसकी बुक्स में, लेसॉर की बुक्स में। तो अब हमें सीखना यह है जनाब कि लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज। तो पहला केस हम डील करते हैं, अगर लीज फाइनेंस लीज है तो हम उसको किस तरह डील कर रहे हो। फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग को लेसॉर की बुक्स में दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। ठीक है, फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग को लेसॉर की बुक्स में दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। अच्छा जी, नंबर 1 हम बोलते हैं डीलर और मैन्युफैक्चरर्स लीज, और एक तरफ हम बोलते हैं नॉन डीलर लीज। नॉन डीलर बोलने का मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो एसेट कौन लीज पे दे रहा है? हो सकता है कोई गाड़ी अब आपने बैंक से लीज पे ली हो, तो अगर लीज पे देने वाला बैंक है तो बैंक आमतौर पे नॉन डीलर कंसिडर किया जाएगा। अब ये डीलर या नॉन डीलर की कहानी क्या है, बड़ा सिंपल सा मैटर है और कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो जब आप लेसॉर की अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, और लीज क्लासीफाई हो जाए बतौर फाइनेंस लीज, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीज डीलर्स लीज है, मैन्युफैक्चरर्स लीज है या नॉन डीलर लीज है। तो जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि जनाब ये डीलर या मैन्युफैक्चर की लीज है, तो फिर आप अकाउंटिंग थोड़ी मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। जब आप नॉन डीलर की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो आपकी अकाउंटिंग थोड़ी मुख्तलिफ तरीके से हो रही होती है। अब बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है ये समझना, ठीक है। फ़र्क क्या आ रहा है? नंबर 1, डीलर या मैन्युफैक्चर के पास एसेट, जो एसेट उसने लीज पे देना होता है, इज रिकॉर्डेड एज इन्वेंट्री ये डीलर होता है, डीलर या मैन्युफैक्चर होता है, इसके पास ये एसेट बतौर इन्वेंट्री रखा होता है, क्योंकि ये एसेट उसने अपने पास रखा होता है, मैन्युफैक्चर ने बनाया होता है बेचने के लिए, या डीलर ने खरीदा होता है मैन्युफैक्चरर से बेचने के लिए। तो प्राइमरी इंटेंशन तो उनका क्या है कि ये बेचेंगे, लेकिन आपको पता है लीजिंग से, जिसको हम फाइनेंशियल इनोवेशन कहते थे, कहीं आपको याद आ रहा होगा, तो फाइनेंशियल इनोवेशन चीज़ों की डिमांड को बढ़ा देती है। तो इस तरह डीलर्स भी और चीज़ों के मैन्युफैक्चर भी, गाड़ियों के मैन्युफैक्चर भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए किसमें, लीज के अंदर। और उन्होंने डायरेक्ट कंपनी से या डीलर्स ने डायरेक्ट लोगों को गाड़ियां लीज पे भी देना शुरू कर दी। तो प्राइमरीली तो उनके पास वो चीज़ इन्वेंट्री रखी हो, वो उनके पास है बेचने के लिए, लेकिन वो उसको लीज पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो ऑप्शन उनके पास है। तो लीज पर एसेट देने वाला उस एसेट का डीलर या मैन्युफैक्चर है, तो अकाउंटिंग मुख्तलिफ है क्योंकि वो एसेट उसकी बुक्स में इन्वेंट्री के तौर पर रखा हुआ है, ठीक है। और अगर कोई बंदा कौन है, नॉन डीलर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो इसका मतलब क्या है सर? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो उस एसेट को स्पेसिफिकली परचेज ही किस लिए कर रहा है, लीज पर देने के लिए, ठीक है। एसेट परचेज्ड एट फेयर मार्केट वैल्यू फॉर लीजिंग। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो तो मार्केट से पहले एसेट खरीद रहा है फिर लीज पे दे रहा है। जरा बताइए दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क हुआ कि नहीं हुआ?
एक के लिए जाने वाला एसेट इन्वेंट्री है लीज पर और एक के लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। क्या फर्क होगा दोनों के स्ट्रक्चर? आप सबके रिस्पॉन्स का मुंतजिर हो। बताइए। खामोशी छाई हुई है भाई जी। क्या फर्क होगा दोनों के स्ट्रक्चर? प्लीज जवाब दीजिए बेटा। जी जनाब, सबसे बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, कोई जवाब देने की तैयारी नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। हाँ ओके। ये तो मैंने बताया ना कि एक ने इन्वेंट्री रिकॉर्ड की होगी और दूसरे ने मार्केट से परचेज करके पीपी रिकॉर्ड कर लिया। चले मान लिया, इस बात को तो मैंने बता दिया। बाकी और क्या फर्क होगा यार? इन्वेंट्री कॉस्ट पर होती है, इन्वेंट्री कॉस्ट पर होती है, इन्वेंट्री कॉस्ट पर होती है। और अगर एक चीज आपने मार्केट से परचेज की है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर, तो ऑब्वियसली फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, इन्वेंट्री की कॉस्ट कम है। और इन्वेंट्री की कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट मार्जिन है। यानी डीलर और मैन्युफैक्चरर अगर अपना एसेट लीज पर देते हैं तो वो दो किस्म के प्रॉफिट कमाएंगे। जरा सोचिएगा, एक एक प्रॉफिट कौन सा होगा? एक प्रॉफिट वो होगा जो इन्वेंट्री की कॉस्ट और एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस होगा। जो इन्वेंट्री की कॉस्ट और एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस होगा वो कमाया किसने? डीलर या मैन्युफैक्चरर ने। और उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू से अबव जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बिना पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी किसने कमाया? डीलर या मैन्युफैक्चरर ने। लेकिन एक नॉन डीलर लेसोर जो है वो प्रॉफिट मार्जिन से महरूम है। वो एसेट को परचेज कर रहा है किस पर? फेयर मार्केट वैल्यू पर, बस आगे लीज पे दे रहा है। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसको हम नॉन डीलर लेसोर बोल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या अर्न कर रहा है? इंटरेस्ट। ठीक है, ये कुछ की पॉइंट्स लिख रहा हूं। दे अर्न two types of profit. Number one, gross profit. Number two, interest. They earn only ये जो नॉन डीलर लेसोर है ये सिर्फ और सिर्फ क्या अर्न करता है? ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट अर्न करता है। ये मैं बेस बना रहा हूं आपके सामने बुनियादी तौर पर। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आती है आप लोगों को? आगे बढ़ रहा हूँ, डिफरेंस को आगे लेके चल रहा हूँ। जवाब देते हैं बेटा। आज तो मुझे लगता है कि सब आराम कर रहे हैं, सब रिस्पॉन्स की बहुत कमी पाई जा रही है आज। चले शुक्र है आया रिस्पॉन्स, शुक्र है भाई। जागते हुए रहने का सबूत दे दिया। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ता है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ एसेट अंडर फाइनेंस लीज
is recorded as sales। ठीक है, ये जो कौन सा लेसोर है, डीलर या मैन्युफैक्चरर, जब ये एसेट ट्रांसफर करेगा लीज पर तो ये इस ट्रांसफर को सेल रिकॉर्ड करेगा, सेल, क्योंकि इसकी बुक्स में वो एसेट बतौर इन्वेंट्री रखा हुआ है। लेकिन जब बात करेंगे किसकी, नॉन डीलर की, तो वो क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ एसेट is under finance lease is recorded as डिस्पोजल। वेरी गुड फराज बेटा, जबरदस्त, डिस्पोजल रिकॉर्ड करें, डिस्पोजल। ठीक है, अब पॉइंट्स तो और भी हैं, नीचे फोर्थ पॉइंट भी आना है, वो बाद में लिखवाऊंगा, अभी मैं नहीं लिखवाऊंगा, कुछ पॉइंट्स मैं बाद में ऐड करूंगा लाके इसके अंदर। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का एक पॉइंट है, उस पर बात करेंगे। मैं चाहता हूँ बिल्कुल बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट सारे हम कवर कर लें। ठीक है जी, सही है, यहां तक बात समझ में आती है बेटा? ओके, अब एक सिनेरियो बना रहा हूं मैं आपके सामने। ठीक है जी, डीलर्स और मैन्युफैक्चरर्स लीज। ठीक है जी, और यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉन डीलर्स लीज। ठीक है, लीज पेमेंट्स। ठीक है, रुपीज 250,000 each at the end of in 8 years। ठीक है, उसके बाद अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, रुपीज 50,000। नंबर 3, लीज पीरियड 5 years। ठीक है, और शेयर मार्केट वैल्यू रुपीज 1 million।
present value of lease payments and UGRV rupees 1 million. ठीक है जी, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री रुपीज 800,000। अभी आपके सामने एक सिनेरियो बना दिया, बताओ सिनेरियो क्या बना। देखिए, लीज पेमेंट्स हैं 2.5 लाख रुपए की एरियर्स के अंदर। और यूजीआरवी रेजिडेंट वैल्यू अनगारंटीड है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि गारंटीड या अनगारंटीड से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इसकी तफसील भी हम करते हैं। लीज पीरियड 5 साल का है, जो एसेट लीज पे जा रहा है उसकी मार्केट वैल्यू 1 मिलियन के बराबर है, और जो प्रेजेंट वैल्यू है लीज पेमेंट की वो एग्जैक्टली लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी वो 1 मिलियन के बराबर है। 1 मिलियन मतलब फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डीलर या मैन्युफैक्चरर के पास कितने पे रखी हुई है? 8 लाख पे रखी। क्या ये बातें आपको समझ में आती है? अच्छा, अब सिंपल यही मैंने टॉपिक यहाँ कवर करना है सेम। ठीक है, अब मैंने बोला यहाँ पर भाई लीज पेमेंट, रुपीज 250,000। ठीक है, सेम रख दें। यूजीआरवी रुपीज 50,000। ठीक है, उसके बाद वही लीज पीरियड सेम रख दें, 5 years। फेयर मार्केट वैल्यू 1 मिलियन। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट, कॉस्ट भी कितनी? 1 मिलियन, क्योंकि इसने तो मार्केट से परचेज किया लीज पे देने की। ठीक है, तो ये आपके सामने सेम सिनेरियो बन गया, बस फर्क ये है कि जो मैन्युफैक्चरर या डीलर है उसके पास वो एसेट पर इन्वेंट्री रखा हुआ है, और जो क्या कहते हैं नॉन डीलर है वो उसने एज इट इज मार्केट से परचेज किया है फेयर मार्केट वैल्यू पर। तो आगे बढ़ते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। अब जरा आप देखते जाइएगा सिनेरियो को, सिनेरियो आगे डेवलप होने जा रहा है हमारी। अब कुछ टर्म्स हैं उनको समझिए। पहली टर्म का नाम है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। इन शॉर्ट इसको हम बोलेंगे GIL। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज मतलब लेसॉर पूरी लीज से ग्रॉस कितना अमाउंट, यानी इस एसेट से लेसॉर ग्रॉस कितना अमाउंट रिकवर करेगा। लेसॉर ने ये एसेट लीज पे देने के लिए ग्रॉस कितना रिकवर करना। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज कैसे निकालेंगे आप? सिंपल कर लेंगे फॉर्मूला, लीज पेमेंट्स 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5, क्या आंसर बनेगा? 12,50,000। ठीक है, इसमें आप ऐड करें GRV या BPO, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना बना? 1,500,000। अब इसमें क्या है? सॉरी 1,250,000।
अब इसमें क्या ऐड करें आप, इसमें ऐड करें आप UGRV, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, कितनी, 50,000। जो सम आएगा, कितना सम आएगा, 13 लाख रुपए कि ओवरऑल लेसोर ने इस लीज में से कितना अमाउंट रिकवर करना है, 13 लाख रुपए। इसको हम बोलेंगे GIL, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। उसके बाद आएगी नेट इन्वेस्टमेंट लीज। इसको बोलेंगे हम NIL। NIL क्या है, इन तमाम चीजों की प्रेजेंट वैल्यू। अगर आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकाल लें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GRV या BPO निकाल लें और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV निकालें, ये तमाम चीजों की प्रेजेंट वैल्यू हमेशा एग्जैक्टली, ये तमाम चीजों की प्रेजेंट वैल्यू एग्जैक्टली जो होगी वो एग्जैक्टली फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर आएगी। हुजूर अहमद सवाल कर रहा है कि सर ये GIL क्या है। भाई लेसोर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू है, तो लेसोर ने बतौर इन्वेस्टर ग्रॉस कितना अमाउंट रिकवर करना है इस एसेट को लीज पे दे, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है ना बेटा, ये लीज पे देना भी तो इन्वेस्टमेंट ही हुआ ना। लेसी रेंट देगा उसका, लेसोर कमाएगा इससे रेंट, तो लेसोर की तरफ से इन्वेस्टमेंट हुई। तो लेसोर एक एसेट लीज पे देकर ग्रॉस कितना अमाउंट रिसीव करेगा, उसमें उसका रेट ऑफ रिटर्न शामिल होगा, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्या कहते हैं हम, हुजूर अहमद जवाब दीजिए। हुजूर अहमद, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज वो अमाउंट है जो लेसोर टोटल रिकवर करना चाहता है इस एसेट से बतौर इन्वेस्टर, ठीक है। और जब आप इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज को डिस्काउंट करेंगे लेसोर के IRR से, जिसको हम यहाँ पर नाम देते हैं इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो IRR की उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो प्रेजेंट वैल्यू एग्जैक्टली फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर आ जानी चाहिए। यानी वो रेट जो लीज GIL की प्रेजेंट वैल्यू को फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर बना दे, वो रेट कहलाता है इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस पर अलग से भी बात करूंगा। तो इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो GIL की प्रेजेंट वैल्यू को एग्जैक्टली फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर ले आए। यानी आसान लफ्जों में इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट लेसोर का IRR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। समझे हैं बात को बेटा, जवाब दें सब लोग बेटा। तो जब भी आप लीज पेमेंट्स को, GRV को, BPO को और प्लस UGRV को डिस्काउंट करेंगे, जब भी आप लीज पेमेंट्स को GRV BPO को डिस्काउंट करेंगे, GRV को डिस्काउंट करेंगे, यानी ओवरऑल GIL को आप डिस्काउंट करेंगे, कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करके, इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करके, तो वो हमेशा प्रेजेंट वैल्यू बराबर लाएगा। किसके बराबर लाएगा, एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो NIL क्या है, NIL है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GIL, जो कि हमेशा बराबर आनी चाहिए फेयर मार्केट वैल्यू के। और अगर अभी मैंने कोई रेट नहीं बताया तो केस को आसान करने के लिए हमने प्रेजेंट वैल्यू क्या अज्यूम की थी बेटा, प्रेजेंट वैल्यू हम अज्यूम करेंगे, ऑब्वियसली प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू के। तो ये आंसर हम अज्यूम कर लेते हैं भाई, आंसर 1 मिलियन आ गया। अब लेसोर इस 1 मिलियन से अबव कितना कमाएगा, जवाब दीजिए। लेसोर इस 1 मिलियन से अबव कितना कमाएगा, जवाब दीजिए। 3 लाख रुपए। इस 1 मिलियन से अबव जो 3 लाख रुपए कमाएगा वो थ्रू टाइम वैल्यू ऑफ मनी कमाएगा, इसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। लेकिन 1 मिलियन और 8 लाख का डिफरेंस जो है वो लेसोर कैसे कमा लेगा, सिर्फ और सिर्फ एसेट को डिस्पोज ऑफ यानी सेल कर। तो जो मैन्युफैक्चर लेसोर है उसके पास दो किस्म के प्रॉफिट्स,
क्या ये बात सबको समझ में आती है बेटा? जवाब आता तो बहुत कम मिल रहे हैं बेटा आपकी तरफ से। तो डिफरेंस जो है वो 3 लाख रुपए। तो क्या ये 3 लाख रुपए हमने एसेट लीज पे देते ही अर्न कर लिए? ये 3 लाख रुपए अर्न करने के लिए टाइम, वक्त का गुजरना जरूरी है। इंटरेस्ट वक्त गुजरने पे अर्न होता है या इंटरेस्ट इमीडिएटली अर्न हो जाएगा? इंटरेस्ट जो है वक्त गुजरने पे अर्न होगा। तो जब तक ये वक्त नहीं गुजरेगा तब तक के लिए हम इसको क्या बोलेंगे? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। क्या नाम देंगे बेटा? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, यूएफआई। क्या नाम देंगे? यूएफआई। ये वर्किंग, ये वाली जो वर्किंग हमने की है तकरीबन ये डीलर और मैन्युफैक्चरर लेसर के लिए क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो मैं अलग से नॉन डीलर और डीलर मैन्युफैक्चरर सेम रहेगी। मैं अलग से कोई इसमें क्या कहते हैं, अलग से मैं कोई वर्किंग नहीं कर रहा नॉन डीलर के लिए। एंट्रीज का फर्क आएगा। करें फर्क एंट्रीज का बेटा, स्टार्ट करें एंट्रीज का। ये डेटा मैंने बनाया सिर्फ आपको कन्वे करने के लिए, चीजें देखें कि आपको चीजें समझ में आए और आप उसको क्या कर सके, समझ सके। फिर हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते चलेंगे। ठीक है जी। तो फर्ज करें भाई, सबसे पहले ये वाला कॉलम जो था वो किसका कॉलम था? डीलर्स लेसर। ठीक है। और ये नॉन डीलर लेसर। तवज्जो कीजिएगा। इसने एसेट परचेज किया, इसने एंट्री पास की इन्वेंट्री डेबिट, 8 लाख से। कैश या बैंक क्रेडिट 8 लाख से। ठीक है। नॉन डीलर ने एंट्री पास की क्योंकि इसने मार्केट से एसेट परचेज किया। ये डीलर नहीं है, इसका इसके पास वो मार्जिन अवेलेबल नहीं। इसने एसेट डेबिट किया बतौर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने से? 1 मिलियन से। और बैंक क्रेडिट कर दिया कितने से? 1 मिलियन। यानी जो एसेट परचेज कौन कर रहा है? डीलर। वो उसको इन्वेंट्री ट्रीट कर रहा है, और जो एसेट परचेज कर रहा है नॉन डीलर वो उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डील कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। इमीडिएटली ये एसेट चला गया लीज पर। तो अब लेसर एंट्री बना रहा है। क्या एंट्री बना रहा है? तवज्जो कीजिएगा। फाइनेंस लीज रिसीवेबल, फाइनेंस लीज रिसीवेबल डेबिट। ठीक है। अब ये एंट्री बनाने के दो तरीके हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज भी बनती है एंट्री, और नेट भी बनती है। तो प्रेफरेबल मेथड जो है वो ग्रॉस है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें जीआईएल के अंदर एनआईएल भी दिखाई देती है कैसे। तो ये एसेट लीज पर, ये एसेट लीज पर देखकर ग्रॉस कितना अमाउंट रिसीव करने का राइट स्टैब्लिश हो गया है। लेसर के पास ग्रॉस 13 लाख अमाउंट रिसीव करने का राइट स्टैब्लिश हो गया। ठीक है जी। तो अब जरा गौर कीजिएगा कि लेसर एंट्री पास करेगा फाइनेंस रिसीवेबल डेबिट कितने से? 13 लाख से। अब आप जानते हैं इस 13 लाख के अंदर 3 लाख ज्यादा है जिस पर अब तक कोई राइट स्टैब्लिश नहीं हुआ, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, सेल रिकॉर्ड करेगा। सेल, अच्छा सेल रिकॉर्ड होगी दो में से किसी एक चीज पर, फेयर मार्केट वैल्यू पर या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट विच एवर इज लोअर। लेकिन मैं अभी इस चक्कर में आपको लेकर नहीं जाता, मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो समझ लें, मान लें थोड़ी देर के लिए फेयर
मार्केट वैल्यू पर जो है वो एसेट सेल हुआ है और सेल्स क्रेडिट हो गई फेयर मार्केट वैल्यू पर 1 मिलियन। तो इस फाइनेंस लीज रिसीवेबल के अंदर 1 मिलियन वो है जो एसेट की सेल के बदले रिकवर करना है किसने, लेसॉर ने, और 3 लाख वो है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, जो वक्त के साथ साथ क्या होगा, रिसीव होगा। तो लेसॉर ने क्या किया है, लेसॉर ने अपने रिसीवेबल को 3 लाख से ओवर स्टेट कर दिया है। इस रिसीवेबल के अंदर लेसॉर जो है वो 3 लाख रुपए वो भी शामिल करा जिसका अब तक राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश नहीं हुआ। तो अब उसको चाहिए कि वो एक क्रेडिट एंट्री पास करे और उस क्रेडिट एंट्री का नाम क्या है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। जितने अमाउंट से उसने एफएलआर यानी फाइनेंस रिसीवेबल को ओवर स्टेट किया जो अब तक जिस पर राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश नहीं हुआ, एग्जैक्टली उतने अमाउंट से वो क्या कर देगा, यूएफआई, इसको मैं आइंदा इन शॉर्ट यूएफआई बोलूंगा और इसको इन शॉर्ट में क्या बोलूंगा, एफएलआर, फाइनेंस लीज रिसीवेबल। ठीक है जी। तो ये एंट्री पास हो गई किसकी बुक्स में, कि डीलर लेसॉर ने ग्रॉस अमाउंट को रिसीवेबल बनाया और सेल्स रिकॉर्ड की फेयर मार्केट वैल्यू पर जो डिफरेंस बना उसको यूएफआई, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बोल दिया, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर जितना भी अमाउंट होगा उसको इंटरेस्ट का ही पार्ट माना जाएगा। लेकिन क्योंकि अब तक कोई वक्त गुजरा नहीं है लिहाजा इस अमाउंट का कोई राइट अब तक एस्टेब्लिश नहीं। यहाँ तक बात समझ में आती है सबको। अब चूंकि डीलर लेसॉर एसेट की सेल रिकॉर्ड कर रहा है तो उसको इन्वेंट्री को रिवर्स करके क्या बनाना चाहिए, तो डीलर लेसॉर एक एंट्री और पास करेगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से, 8 लाख से। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से बेटा, 8 लाख से। समझे हैं बात। तो ये एसेट जो है वो अब लेसॉर की बुक से चला गया है, डिस्पोज ऑफ हो गया है, लेकिन डीलर वाले केस में सेल बनकर हुआ है और उस सेल की कॉस्ट भी है। तो इस तरह क्या हुआ बेटा, इमीडिएटली इस फाइनेंशियल इस साल की 5 स्टेटमेंट के अंदर 1 मिलियन की सेल रिकॉर्ड हुई और 8 लाख की कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड हुई, यानी 1 मिलियन और 8 लाख का डिफरेंस 2 लाख रुपए इमीडिएटली लीज वाले ईयर के अंदर आपके ग्रॉस प्रॉफिट का क्या बन गया, पार्ट बन गया। तो इसका मतलब डीलर लेसॉर ने फेयर मार्केट वैल्यू और जो कॉस्ट, जो उसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट थी, उसके डिफरेंस को प्रॉफिट मार्जिन कंसीडर किया और वो प्रॉफिट उसने बतौर ग्रॉस प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन नॉन डीलर लेसॉर के पास ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। अब वो क्या करेगा बेटा, अगर यही सिनेरियो उसके साथ डेवलप होता है, एफएलआर बोल सकता हूँ। एफएलआर किसको बोला मैंने, फाइनेंस लीज रिसीवेबल को। तो इसने अपने पास एफएलआर डेबिट किया 1,300,000। इसने अपने पास से एसेट क्रेडिट कर दिया कितने से, 1 मिलियन से। ये 1 मिलियन का एसेट देकर ये कितना रिकवर करेगा मुस्तकबिल में, 1,300,000। ठीक है। तो ये इस एसेट पर ऊपर कितना कमाएगा, 3 लाख रुपए। लेकिन वो कमाएगा कैसे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जरिए। लिहाजा जितना भी ऊपर कमाएगा वो क्या है, अनअर्न्ड एफएलआर, उसको आप बोलेंगे यूएफआई, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, 3 लाख। जवाब देंगे बेटा। यहां तक बात समझ में आती है आपको, समझ। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने रख दिया किसकी बुक्स में, डीलर या मैन्युफैक्चर या नॉन डीलर की बुक में। मैन्युफैक्चर भी ऐसे एंट्री पास करेगा, बस मैन्युफैक्चर के पास जो इन्वेंट्री होगी वो उसने खुद बनाई होगी, तो वो रॉ मटेरियल तो नहीं होगा, खैर फिनिश गुड्स होंगी। वो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री वो क्या कर देगा, अपने पास से क्रेडिट करके कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करेगा। मतलब मैन्युफैक्चर उसको परचेज नहीं कर रहा होगा, वो इन्वेंट्री उसके पास पहले ही मौजूद होगी, डीलर उसको परचेज कर रहा होगा कहीं से, किसी मैन्युफैक्चर से। ठीक है, ये आपके सामने स्ट्रक्चर रख दिया। इस स्ट्रक्चर में कोई मसला हो तो बताइए, जवाब दीजिए। कोई मसला यहाँ तक नहीं, चलो ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या जनाब, जब ईयर एंड पर पहली पेमेंट आई
अब थोड़ा सा यहाँ पर चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि मैं इसके अंदर एंट्री बनाने का स्टाइल मुश्किल वाला चूज करता हूँ, मुश्किल वाला ताकि दिमाग खुले। इसकी एंट्रीज नेट से बन सकती है, लेकिन मैं नेट से प्रेफर नहीं करता, मैं ग्रॉस से प्रेफर करता हूँ, सिर्फ दिमाग चलवाने के लिए। अगर आपकी आसानी देखूँ तो मैं नेट से बनवा सकता हूँ, लेकिन मुझे आसानी नहीं देखनी, आपके दिमाग को यूज करवाना। तो अब जब फर्ज करें ईयर एंड पे हम पहुंचे और एग्जैक्टली जहां पर लीज पीरियड का 1 साल खत्म हो रहा है, वहीं लेसोर का भी अकाउंटिंग पीरियड का 1 साल खत्म हो रहा है, तो उसको पैसे मिले, 2.5 लाख रुपए का रेंट मिला, इसने एंट्री पास की बैंक डेबिट 2.5 लाख से। बताइए 2.5 लाख ग्रॉस अमाउंट है नेट अमाउंट? बताइए 2.5 लाख ग्रॉस अमाउंट है नेट अमाउंट? बताइए 2.5 लाख ग्रॉस अमाउंट है नेट अमाउंट? बेटा ग्रॉस अमाउंट है, इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा? क्या इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा? जो पेमेंट लेसी कर रहा है और जो लेसोर रिसीव कर रहा है, तो अगर लेसी एक पेमेंट को 2 हिस्सों में तोड़ता था, तो क्या इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है 2.5 लाख में? पीछे वर्किंग चेक करो, ग्रॉस है। और बताइए मैंने रिसीवेबल ग्रॉस पे रिकॉर्ड किया है नेट पे रिकॉर्ड किया है? मैंने एफएलआर ग्रॉस पे रिकॉर्ड किया नेट पर, तो इट मीन जब मैंने एफएलआर ग्रॉस पे रिकॉर्ड किया है, तो मैं बैंक डेबिट करते ही एफएलआर क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, कितने से? 2.5 लाख से। सिंपल, बैंक डेबिट एफएलआर क्रेडिट। और जितना इंटरेस्ट मुझे अर्न हुआ होगा, जितना इंटरेस्ट मुझे अर्न हुआ होगा, उस इंटरेस्ट को मैं क्या करूंगा, यूएफआई से डेबिट करके एफआई मतलब फाइनेंस इनकम क्रेडिट कर दूंगा। मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट जो अर्न हुआ है वो हुआ है इसमें 70,000, समझाने के लिए 70,000 से यूएफआई डेबिट, 70,000 से एफआई क्रेडिट, सेम एंट्री यही बनाएगा। बैंक डेबिट 2.5 लाख से, एफएलआर क्रेडिट 2.5 लाख से। ठीक है जी, यूएफआई डेबिट 70,000 से, और एफ आई क्रेडिट कितने से? 70,000। यानी यहां पर पेमेंट की एंट्री अलग बना रहा हूं मैं, और इंटरेस्ट की एंट्री अलग बना रहा हूं। ग्रॉस अमाउंट को ग्रॉस अमाउंट से एडजस्ट कर रहा हूं, और जितना इंटरेस्ट अर्न होता चला जा रहा है, उतना इंटरेस्ट में जो अनअर्न बैलेंस है उसमें से रिवर्स करके उसको अर्न करता चला जा रहा हूं। ये आपके सामने एक बुनियादी एग्जाम्पल रखी है, अभी कैलकुलेशन को हमने सारी परफॉर्म करनी है। बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है क्या नहीं? फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जवाब का मुंतजिर हूं आप सबके। ओके, बाकी बाकी लोग बेटा क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल क्लियर तो है, अच्छी बात है, इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। अभी तो क्वेश्चन शुरू नहीं किया ना, तो अब जो लेसी के क्वेश्चन किए थे हमने, वो लेसौर के लिए भी करना है। ठीक है, तो अब मैं जरा 2-3 मिनट का क्या कर रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ, वो ब्रेक लेते ही मैं आपके पास वापस आता हूँ। ठीक है, ओके जनाब, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे आप लोग। ऑरेंज ट्री लिमिटेड इज नीदर अ डीलर नॉर अ मैन्युफैक्चरर। क्या लिखा हुआ है? देखो अगर याद हो तो यही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था बीन स्टॉक की किताब, बीन स्टॉक की बुक्स में, याद होगा। लेकिन बीन स्टॉक लेसी था, सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था लेसी की बुक्स में, लेकिन अब हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं लेसौर की बुक्स में। जिस वक्त हमने इसको इसी क्वेश्चन को जब हमने लेसी की बुक में सॉल्व किया था, तो उस वक्त हमने ये नहीं सोचा था कि ये लीज ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज। लेकिन अब हमें सोचना पड़ेगा सबसे पहले कि लीज ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है। कोई ऑरेंज ट्री लिमिटेड इज नीदर अ डीलर नॉर अ मैन्युफैक्चरर। ऑरेंज ट्री लिमिटेड ना ही डीलर है ना ही मैन्युफैक्चरर, तो फिर ऑरेंज ट्री लिमिटेड क्या हुआ? नॉन डीलर हुआ ना। ऑरेंज ट्री लिमिटेड की बुक्स में जो एसेट होगा वो किस हैसियत से रिकॉर्ड हुआ होगा? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। अच्छा जी, Orange Tree Limited entered into an agreement under which Orange Tree Limited leased a machine to Beanstalk Limited.
ऑरेंज ट्री लिमिटेड परचेज दिस मशीन ऑन 1 जनवरी 2011 एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 2,10,000। तो अगर ये नॉन डीलर है तो ये कॉस्ट एग्जैक्टली फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ने आपकी आसानी कर दी, एक आसानी ये कर दी, द लीज इज अ फाइनेंस लीज, यानी कहा इस असेसमेंट को छोड़ो, तुम मान लो ये लीज फाइनेंस लीज है, मुझे लीज फाइनेंस की मतलब फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग करके दिखा दो बस खाली। द टर्म्स ऑफ विच आर एज फॉलोज, और उसकी टर्म्स ये रही आपके सामने। क्या टर्म्स है? लीज शुरू है 1 जनवरी 2011 से, उसी पॉइंट से जिस पॉइंट पे हमने एसेट परचेज किया। ठीक है, जवाब दो। लीज पीरियड कितना है? 3 साल। लीज इंस्टॉलमेंट्स कितनी है? 90,000 एनुअली इन एरियर्स पेएबल ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। जीआरवी कितनी है? 10,000। और कोई यूजीआरवी वाला कॉन्सेप्ट नहीं। यूजीआरवी होने से लेसी और लेसोर की अकाउंटिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ये बात हम करेंगे। तो कुछ बातें जो है मैं आपको जहां बोल रहा हूँ करेंगे, तो वो सारी टेक्निकल बातें हैं जो आगे जाके हमें कंक्लूड करनी। अभी मैं सारी वो बातें कर रहा हूँ जिससे बेसिक और बुनियादी कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाएं। मुश्किल बातें थोड़ी अवॉइड कर रहा हूँ। जब एक दफा आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो फिर हम इसमें टेक्निकल डिस्कशन लाएंगे। ठीक है जी, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नया नहीं है आपके लिए। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द एग्रीमेंट इज 15.5819%। क्लियर? अब हम लेसोर की बुक्स में सॉल्व कर रहे हैं, और लेसोर की बुक्स में अगर लीज फाइनेंस लीज है तो क्या देखना है भाई, ये डीलर मैन्युफैक्चर है क्या नहीं। ना ये डीलर है ना ये मैन्युफैक्चर, का मतलब ये कौन हुआ? नॉन डीलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो क्या है? जवाब दीजिए। सबसे पहली चीज सर ये है कि इसने 1 जनवरी 2011 को क्या परचेज की? मशीन। तो इसने मशीन डेबिट की 2,10,000 से। ठीक है, इसने बैंक क्रेडिट कर दिया 2,10,000 से। ये एंट्री बनाई होगी इसने बेटा, मशीन परचेज करनी। ये कौन बना रहा है? लेसोर बना रहा है, जब वो एसेट खरीद रहा है लीज पे देने के लिए। अब इसकी वर्किंग्स हैं, वर्किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग में टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख्याल रखिएगा इन टर्म्स का। वर्किंग लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। वर्किंग्स, वर्किंग नंबर 1 क्या है? वर्किंग नंबर 1 GIL, NIL एंड UFI। ठीक है जी, सबसे पहले आप देखें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, जिसको हम क्या बोलेंगे? GIL। इसमें आएंगी लीज पेमेंट्स। कितनी लीज पेमेंट्स हैं? क्वेश्चन क्या है? लीज पेमेंट्स है 90,000 की एनुअली इन एरियर्स। ये लिखी हुई आ गई आपके सामने। 90,000 की 3 पेमेंट्स हैं। 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, बताइएगा कितना बना? 2,00,000। आप जवाब नहीं दे रहे बेटा। 2,70,000। ठीक है, इसमें ऐड कीजिए GRV, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 10,000। तो
तो टोटल कितना आ गया 2,80,000। इसमें एक और चीज ऐड होगी, वो है UGRV, जो कि क्वेश्चन में नहीं है, तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे आप। टोटल हमारे पास कितना आ गया 2,80,000। अब इसमें से लेस करवा दें क्या, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज NIL। ठीक है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें लीज पेमेंट। 2,70,000 इंटू 1 माइनस 1.15, क्या था इंटरेस्ट रेट, 1.155819 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.155819। ठीक है, इधर लिखता हूँ नीचे में 90,000 इंटू 1 माइनस 1.155819 की पावर -3 डिवाइड बाय 0.155819। आंसर कितना आया इसका, इसका आंसर कितना आया 6,10,000। GRV से पहले पूछ रहा हूँ आंसर, बिल्कुल GRV से पहले, GRV से पहले पूछ रहा हूँ आंसर, GRV बाद में ऐड करूंगा इसमें। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.15 5819 की पावर -3। यहां तक सर आंसर आया 2,03,524। और GRV की पेरेंट वैल्यू कितनी आई 6,474, 476, 6,476। चेक करें बेटा, जवाब नहीं मिल रहा आपकी तरफ से बेटा। GRV की प्रेजेंट वैल्यू 6,476 और इस बॉक्स का सम बना कितना 2,10,000। और 2,10,000 से अबव जितना भी होगा, ठीक है, वो हम अर्न कर रहे हैं टाइम के हिसाब से, उसको हम बोलेंगे UFI, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। कितना 70,000। 70,000 क्या UFI है, ये वर्किंग करेंगे, बात समझ में आती है बेटा। अच्छा जी, अब जो NIL की प्रेजेंट वैल्यू आई है जरा देखिए, जो इसकी जो NIL आया है जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GIL है, वो एग्जैक्टली किसके बराबर आया है, एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू। जितने का एसेट परचेज किया उतना ही रिकवर हो रहा है प्रेजेंट वैल्यू के अंदर, और उससे अबव जो रिकवर हो रहा है वो क्या है, इंटरेस्ट है। तो जो लगाया वो रिकवर हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू एग्जैक्टली उसके बराबर है, और उससे अबव कितना रिकवर हो रहा है, जो उससे अबव रिकवर हो रहा है 17,000, वो क्या है, प्योरली इंटरेस्ट है। ऐसा ही है, जवाब दे सब लोग।
अब यहाँ पे एंट्रीज बना रहा हूँ बेटा, देखिएगा जरा, इसी डेट पर FLR डेबिट, कौन से वाले अमाउंट पर, GIL वाले अमाउंट। तो GIL के साथ कितना अमाउंट बनता है, 2,80,000। ये ग्रॉस कितना अमाउंट रिकवर करना है, 2,80,000। ये नॉन डीलर लेसॉर है, ये मशीन क्रेडिट कर देगा। मशीन क्रेडिट कितने से, 2,10,000 से। अब इस 2,80,000 में 2,10,000 से अब जो कुछ भी मिलेगा वो इंटरेस्ट है, लेकिन वो इंटरेस्ट अब तक अर्न नहीं हुआ, तो उसको क्या नाम देगा, UFI, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। कितने से, 70,000 से। अब एक बात आप नोट करेंगे, किसी भी पॉइंट पर जब आप FLR जो कि GIL के बराबर है उसमें से UFI का बैलेंस मैच करेंगे, 2,80,000 माइनस 2,80,000 माइनस 70,000, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा बताइए, 2,80,000 माइनस 70,000, 2,10,000। तो जैसे ही आप GIL में से UFI लेस करते हैं तो आपको हमेशा NIL मिल जाती है। बताइए प्रिंसिपल क्या है, NIL है या GIL है? प्रिंसिपल जिस पे इंटरेस्ट लगना है। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होना है, 2,10 पे कैलकुलेट होना है, 2,80 पे कैलकुलेट होना है। प्रिंसिपल जो है वो NIL पे कैलकुलेट होना है, 2,10 पे होना है। ठीक है, अब जरा देखिएगा तवज्जो से। अब मैं पहुंच रहा हूं ईयर एंड पर। लेसॉर की एंट्री लेसी के मुकाबले में आसान है ग्रॉस, लेकिन समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, लेकिन अगर समझ में आता है फिर मुश्किल बात नहीं रहती, बड़ी आसान, झंझट ही नहीं है इस एंट्री के अंदर। 31 दिसंबर 2011 को लेसॉर ने कितना अमाउंट रिकवर किया, पेमेंट कितनी आई, 90,000। बैंक डेबिट 90,000 से, FLR क्रेडिट 90,000 से, ग्रॉस पेमेंट ग्रॉस अमाउंट से एडजस्ट कर, ठीक है। लेकिन क्या इस पेमेंट में इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, क्या इस 90,000 में इंटरेस्ट नहीं आया, जो 90,000 का बैंक रिसीट हुआ है, रिसीव हुआ है, इसमें इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, हुआ है। और वो इंटरेस्ट आपने पहले ही अनअर्न्ड बनाया हुआ है। तब एक काम करें, खाली बस इंटरेस्ट तो आ गया, बैंक में तो पैसा आ गया, वो इंटरेस्ट को अनअर्न्ड से अर्न बनाते हैं बेटा, खाली बस। तो क्या एंट्री पास करें, UFI डेबिट, FI फाइनेंस इनकम क्रेडिट। कैसे, प्रिंसिपल कितना था, 2,10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 0.155819, ये इंटरेस्ट आ गया 32,722। ठीक है जी। अब अगर कोई चाहता है तो, ICAP ने तो अपनी किताब में ऐसा किया हुआ है, लेकिन एग्जामिनेशन में जो ICAP के जो मेजोरिटी सॉल्यूशन है वो लेसॉर के, वो ग्रॉस अप्रोच पर है, और ग्रॉस अप्रोच ज्यादा बेहतर अप्रोच है नेट के हिसाब से। अगर कोई चाहता है तो फिर नेट अप्रोच फॉलो करना, तो वो एंट्रीज इस तरह बना सकता है। वो जरा इस चीज को फॉलो कर ले, देखते जाइए जरा इन तमाम चीजों को। देखें, ये साथ साथ में कौन सी अप्रोच बता रहा हूं, नेट अप्रोच। और नेट अप्रोच का ताल्लुक एंट्री बनाने से, एसेट की तो एंट्री वही है। नेट अप्रोच में आपने बोला FLR डेबिट, GIL वाला अमाउंट पे नहीं, NIL वाला अमाउंट। आपने बोला भाई इंटरेस्ट पे तो मेरा राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश नहीं हुआ, तो आपने बोला भाई FLR डेबिट 2,10,000 से, मशीन क्रेडिट 2,10,000 से। फिर जब आपको पैसे मिले तो आपने बैंक डेबिट किया 90,000 से, FI फाइनेंस इनकम क्रेडिट की 32,722 से,
और आपने FLR को क्रेडिट किया, फिर नेट से, नेट मतलब प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल करें, 90,000 में से 32,722 क्या कर दे, माइनस कर दे, तो आंसर क्या आएगा, 57,278। ठीक है, तो एक तरफ ग्रॉस अप्रोच है, एक तरफ नेट अप्रोच है, मैं तरजीह दूंगा ग्रॉस अप्रोच को। ग्रॉस अप्रोच, नेट अप्रोच वैसी है बिल्कुल जो लेसी बना रहा है ना अपनी बुक्स के अंदर, बस वो पेमेंट कर रहा है, ये रिसीट कर रहा है। लेकिन क्योंकि लेसॉर के लिए स्पेशल टर्म्स यूज हुई हैं, GIL, NIL, UFI, तो वो एंट्रीज में दिखनी चाहिए। जब हम GIL पे रिकॉर्ड करते हैं और UFI अलग से रिकॉर्ड करते हैं, तो किसी भी पॉइंट पर GIL और UFI को मैच करके NIL निकाल सकते हैं। जवाब दें, एंट्री समझ में आई बेटा आपको कि एंट्रीज कैसे चल रही हैं? रिस्पॉन्स चाहिए बेटा आप लोग सबका। अब कितने लोगों को ये बात समझ लग रही है कि भाई ये जो दो एंट्रीज बनी है 90 और 32 की अलग अलग, इसका नेट इफेक्ट वही पड़ रहा है। ये नेट इफेक्ट मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये नेट इफेक्ट समझाने के लिए मैं आपको एक अलग से वर्किंग करके दिखा रहा हूँ, जरा देखिएगा। GIL, UFI, NIL, यानी मैं बोलना चाह रहा हूं कि GIL में NIL मौजूद है। ठीक है, जरा देखिएगा इस चीज को। इंसेप्शन ऑफ लीज, लीज कमेंसमेंट, तो कितना GIL क्रिएट किया आपने, 2,80,000, और 2,80,000 के अगेंस्ट आपने UFI कितना क्रिएट किया, 70,000 से। जब आप GIL और UFI को मैच करते हैं, 2,80,000 70,000 को मैच करते हैं, तो डिफरेंस कितना आता है, 2,10,000। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब आप ग्रॉस एंट्री बनाते हैं, आप 280 से GIL क्रिएट करते हैं और 70 से UFI क्रिएट करते हैं, तो UFI इज अ कॉन्ट्रा ऑफ GIL। तो जैसे आप GIL में से UFI लेस करेंगे, तो आपका नेट इंपैक्ट NIL के बराबर आएगा। अब पेमेंट का इफेक्ट देखिए, पेमेंट का इफेक्ट समझा रहा हूं। आपने क्या किया, 90 की पेमेंट को डायरेक्ट GIL से एडजस्ट कर दिया। जवाब दें, जैसे ही आपने एंट्री बनाई, बैंक डेबिट FLR क्रेडिट 90 से, और वो FLR आपका ग्रॉस पे रिकॉर्ड था, तो 280 में से 90 कम हो गए, GIL कितना बचा बताइए। GIL कितना बचा बताइए, 1,90,000। 70,000 में से कितना इंटरेस्ट आपको अर्न हुआ, 32,000। आपने एंट्री बनाई UFI डेबिट और FI क्रेडिट, ये एंट्री बनाई, ये एंट्री बनाई ना, UFI डेबिट FI क्रेडिट। इससे UFI के बैलेंस में क्या आई, कमी आई। NIL में हमने इंटरेस्ट को, यानी हमने रिसीवेबल को इंटरेस्ट वाले अमाउंट से रिकॉर्ड ही नहीं किया, हमने रिसीवेबल को ओवर स्टेट ही नहीं किया, तो वहां UFI की एंट्री नहीं बनेगी ना। आप खुद सोचिए, तो समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, मैं अल्टीमेट इफेक्ट समझा रहा हूं आपको। तो 32,722, 70,000 में से 32,722 माइनस कीजिए। सत्तर हजार में क्या कहते हैं, सॉरी, 70,000 में से, हाँ 32,000, 70,000 में से प्रिंसिपल नहीं मांग रहा, 70,000 UFI है। 70,000 में से 32,722 माइनस कीजिए, आंसर बचेगा 37,278। इसका मतलब क्या है, FLR जो कि ग्रॉस में था, उसमें से 90 रिवर्स करने के बाद आपका FLR का बैलेंस बचा कितना, 90,000।
यूएफआई में से 32,722 की यूएफआई रिवर्स करने के बाद आपका बैलेंस बचा 37,278। अब 190 में से 190 में से 37,278 क्या कर दे, माइनस कर दे, 152,722। ठीक है, अब एक चीज वेरीफाई करते हैं, 90 पेमेंट थी, उसमें इंटरेस्ट कितना था, 32,722। प्रिंसिपल रीपेड कितना था, प्रिंसिपल रीपेड, तो अब 90 में से 32,722 माइनस कीजिए, 57,278, 57,278। तो इस एंट्री का एनआईएल पे इफेक्ट जो पड़ा वो 57,278 से पड़ा। 210 नेट है, 57,278 भी नेट है, जरा 210 में से क्या कहते हैं 57,278 तो माइनस कीजिए, क्या आंसर आया, द अल्टीमेट इफेक्ट इज सेम। जब मैं ग्रॉस में से ग्रॉस कम कर रहा हूँ, यूएफआई में से यूएफआई रिवर्स कर रहा हूँ, तो जो उसके बाद मेरे पास जीआईएल बच रहा है, जो यूएफआई बच रही है, उनको मैं आपस में जब मैच करता हूँ तो मेरा बैलेंस नेट के बराबर ही आता है। जवाब दें बेटा, ये बात आपको क्लियर है, जवाब दें, सब लोगों को बोल रहा हूँ, कंफर्म बोलेगा, कंफर्म, किसी भी किस्म का कंफ्यूजन हो दूर कर लीजिएगा अभी बैठ के, कंफर्म, हर किसी से पूछ रहा हूँ, हर किसी से, लाजमी। ठीक है, ये आपके सामने है। अब एक काम करेंगे, आप इनकी 2 ईयर्स, दो जो ईयर एंट्रीज है ना, वो क्या करें, कंटिन्यू करें, तो हम इसको और डील करेंगे यहीं से। आप कोशिश करें कि आप इसकी बाकी रिमेनिंग एंट्रीज बनाइए, और शेड्यूल बन सकता है वो वाला जो हमने पहले बनाया हुआ है, लेकिन ग्रॉस के लिए अगर आपको एंट्री बनाने में डिफिकल्टी हो तो ग्रॉस के लिए आप इस तरह का शेड्यूल भी फॉलो कर सकते हैं। तो शेड्यूल तो ऑलरेडी बना हुआ होगा आप लोगों के पास, ऐसा ही ना, जो लेसी की बुक्स में बनाया था हमने, क्योंकि सेम क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसकी एंट्रीज कंटिन्यू कीजिए, 2 एंट्रीज और बनेंगी, उस पर लीज खत्म हो जाएगी। कोशिश कीजिए ग्रॉस और नेट दोनों ऊपर उसमें बना के देखिए आप, क्या आप बना लेंगे बेटा सब लोग, क्या सब लोग बना लेंगे बेटा, चलेंगे इंशाल्लाह। तो इसको फिर यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।